हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फॉर एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये चैनल काफ़ी टाइम से मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं अपलोड की थी। मेरा उसके पीछे पर्सनल रीज़न भी था। एज़ मेरा बेबी हुआ था लास्ट ईयर, सो फर्स्ट मैं उसमें बिज़ी थी एंड आई डोंट गेट टाइम फॉर इट। बट अब मैं इसको रेगुलर कंटिन्यू रीस्टार्ट कर रही हूँ। सो ये आज से ही मैं कर रही हूँ। तो इस पर मैं NVS KVS जो भी हम PGT फिज़िक्स को लेके एग्ज़ाम्स के लिए डालते थे वही डालेंगे, जो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, इसमें हम कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस सब डिस्कस करा करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है अपने आप में इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे आप NVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। NVS की वैकेंसी आने वाली हैं जुलाई में ही एंड सितंबर के एंड तक में भी आपका एग्ज़ाम भी होगा। और उसके बाद इसी ईयर के एंड में KVS की वैकेंसी भी आने वाली है। फ़िलहाल DSSS PGT फिज़िक्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं करंट फिज़िक्स के, तो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कस द मेन कंसेप्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड देन टुमारो वी विल गो फॉर क्वेश्चंस। ठीक है। सो करंट कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमें +1 +2 में नहीं कराए गए, लेकिन वो टॉपिक भी अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो सब हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। सो एंड तक वीडियो में बने रहना। सो फर्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। देखो, हमारे पास एक सेटअप है। हमने एक कंडक्टर लिया, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया। ठीक है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो क्या होगा, जैसे ही हम इस कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो कंडक्टर के एक एंड पे एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पे ड्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ अ क्विक रिविज़न ऑफ ऑल द कंसेप्ट। सो मैं थोड़ी फास्ट चलूँगी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से क्या होता है, इस कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो सब इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी फ्लो करने की। इससे पहले भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे कंडक्टर के अंदर, लेकिन उससे पहले कैसे मूव कर रहे थे, कोई इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहा है, कोई इधर को मूव कर रहा है, मतलब वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, एक सेल लगाया, तो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उनको एक डायरेक्शन मिल गई फ्लो करने की। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह फ्लो करने लग गए। और यहाँ पे हम इन इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बताते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड को डिफाइन करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है। तो यहाँ पे जो अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक करंट फ्लो होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी फ्लो करता है। ठीक है, और हम उसको I से डिनोट करते हैं। तो ये जो करंट होता है ये क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, dQ/dt। हम I को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे थे, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक VD = μ। ये सब इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको इस
आने चाहिए। तो इन सब फॉर्मूलेस के आप सबसे पहले एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये शॉर्ट नोट्स आपके पास प्रिपेयर रहेंगे। तो आपको जब भी चैप्टर रिवाइज करना है तो आप पूरी चैप्टर ना करके ये शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एकदम आ जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है म्यू ई, जहाँ पे म्यू जो है, म्यू हम बोलते हैं मोबिलिटी को, मोबिलिटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनकी मोबिलिटी। ई यहाँ हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है वी डी इज इक्वल टू ई टाउ ओवर एम। ये फॉर्मूला भी होता है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, जहाँ पे यहाँ स्मॉल ई हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ हमारे पास है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इसको हम बोलते हैं टाउ को, ठीक है, और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई एंड वी डी इज इक्वल टू ई टाउ ओवर एम। करंट हमें पता चल गया। इसके बाद हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं जे वेक्टर से, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है आई डिवाइड बाय ए। अब देखो, करंट स्केलर क्वांटिटी है लेकिन एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो करंट डेंसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी, करंट की एम्पियर, एरिया की पर मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, करंट पर यूनिट एरिया। अब हमारे पास आई के लिए, करंट के लिए एक फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी, ठीक है, करंट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रही हूँ, ये रिवीजन लेक्चर है, सो इसलिए मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रही हूँ, थोड़ा फास्ट चल रही हूँ। सो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी हमारे पास होता है, आई ए को नीचे ले आएंगे रेसिप्रोकल में, तो क्या बनेगा एन ई वी डी, और आई बाय ए को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, जे, तो जे एन ई वी डी। तो जे के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, एन ई वी डी। तो करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला आई बाय ए आ गया, एक एन ई वी डी आ गया जो क्वेश्चंस में यूज़ होगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला जे के लिए और बनेगा, जे इज इक्वल टू एन ई स्केयर ई टाउ ओवर एम होता है। यहाँ पे वी डी का हमने फॉर्मूला पुट कर दिया ई टाउ ओवर एम, तो हमारे पास ये हमें करंट डेंसिटी मिल गई। सो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसके बाद जो हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ देखो, ओम्स लॉ क्या कहता है, ये हमारे पास कंडक्टर है जिसको हमने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऐसे कनेक्ट कर दिया एक सेल के या बैटरी के साथ। यहाँ पे सेल लिया है फ़िलहाल, तो यहाँ पे करंट एक फ्लो होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होगी, करंट डेंसिटी इधर की तरफ जे होगी, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जितना हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये कब होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के हम एक लिखते हैं R, तो V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। इस ओम्स लॉ की एक और फॉर्म भी है। अब इतना तो हमें पता है, क्लास में कराया गया है, V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज नॉन एज ओम्स लॉ, दैट व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ कंडक्टर देन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, एंड R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। R को हमने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस। सो दिस इज नॉन एज ओम्स लॉ। पर ओम्स लॉ इसके अलावा भी और है। देखो, जे वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा इंटू ई वेक्टर, ठीक है। ये एक हमारे पास करंट डेंसिटी की डेफिनेशन होती है, जे वेक्टर करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। यहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा शोज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी।
अब अगर हम सिग्मा को यहाँ रेसिप्रोकल में ले जाएं, जे बाय सिग्मा इज इक्वल टू ई वेक्टर कर सकते हैं, और 1 बाय कंडक्टिविटी जो होती है दैट इज़ नॉन एज रेजिस्टिविटी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू रो जे वेक्टर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड दिस इज नॉन एज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इसको भी बोला जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन आ जाएंगे ओम्स लॉ के लिए, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा है, तो ये आपको इक्वेशन पता होगी तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो। ई वेक्टर इज इक्वल टू रो जे वेक्टर, दिस इज नथिंग बट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, देखो इससे ओम्स लॉ कैसे डिराइव होगा ये भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। ई वेक्टर इज इक्वल टू रो जे वेक्टर हमने लिखा है। ठीक है, तो ई वेक्टर को, अब देखो ई वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एल लिख सकते हैं, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, रो एज इट इज़ लिखा मैंने, करंट डेंसिटी को हम आई बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लेंथ वाले उस साइड ले जाएंगे, यहाँ से डी वी क्या बन जाएगा, रो आई बाई ए डी एल। अब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास v, यहाँ पे रो, अब देखो dl का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे तो, और i और a कांस्टेंट था तो ये एज इट इज़ रहेंगे, तो a इंटू में i। अब रो l बाय a हमारे पास क्या बन के आता है, r i, तो ये आ गया हमारे पास ओम्स लॉ जो हमें बताया जाता है, तो उस इक्वेशन से हमने ये भी निकाल दिया। तो ये ओम्स लॉ है, और ये जो है ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब R हमने किससे डिनोट किया, यहाँ R रो एल ए बाई ए को हमने R लिखा, तो इसके बारे में भी मैं बता दूँ, R का फॉर्मूला हमारे पास होता है रो एल बाई ए। R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर के अंदर, वो आपस में, अब कंडक्टर के अंदर आयंस भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो उनमें कोलिजन हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो है एक उनको रेस्ट्रिक्शन ऑफर हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। ठीक है, और यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टेंस रो पे भी डिपेंड करता है, एल पे भी डिपेंड करता है, ए पे भी डिपेंड करता है, जबकि जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो ओनली डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, इन दो फैक्टर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम मटेरियल चेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, अगर हम दो सेम मटेरियल की वायर ले रहे हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है, अगर हमने अलग अलग वायर ली हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसके हिसाब से भी रेजिस्टिविटी चेंज होती है। तो ये था हमारे पास रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ ये कैसे चेंज होती है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। ऐसे ही हमारे पास आर के लिए रिलेशन होता है आर नॉट 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पे जो अल्फ़ा है ये क्या है, हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इस टाइप से अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो रेजिस्टेंस में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है तो रेजिस्टिविटी में भी चेंज आता है। ठीक है, और ये आर नॉट यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस जो रेजिस्टेंस होता है वो है। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन की। ठीक है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या आ जाता है, वेरिफिकेशन ऑफ
ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वेरीफाई करना तो हमें VI चाहिए होंगे, ठीक है। तो यानी कि एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर हमें लगाना पड़ेगा। तो हम एक रजिस्टर लेते हैं, सीरीज़ में एक एमीटर ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स हमने लगाया, यहाँ की आ गई, यहाँ से करंट I फ्लो होगा, ये की ओपन रखी है अभी हमने, ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स हमने लगाया है, ये रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर ज्वाइन कर दिया। वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज जॉइंड इन पैरेलल एंड एमीटर इज़ ऑलवेज जॉइंड इन सीरीज़। तो यहाँ करंट फ्लो होगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, I और V में ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ ये वोल्टेज हमारे पास जो हमने ली है, ये वेरिएबल वोल्टेज ली है, वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास सर्किट में करंट की अलग अलग वैल्यू आएंगी। सो करंट की वैल्यू को मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या है, एमीटर है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू को एमीटर मेज़र करेगा और वोल्टेज की वैल्यू को वोल्ट मीटर मेज़र करेगा। तो हमने जब ये प्रोसेस किया तो हमारे पास ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। इस ग्राफ जो ये है स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये जो ग्राफ की स्लोप है वो हमें क्या देगी, 1 / रेजिस्टेंस। ये IV ग्राफ है, ठीक है। इसकी स्लोप हमें क्या देगी, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, ये हमें क्या देती है, देखो ये थीटा, ये देखा जाए ये क्या है, डेल्टा I, ये क्या है, डेल्टा V, इतना पार्ट। तो यहाँ से अगर हम टेंजेंट थीटा निकालें तो क्या आएगा, डेल्टा I / डेल्टा V, यानी कि 1/r। यानी कि जो स्लोप है IV ग्राफ की, स्लोप ऑफ IV ग्राफ वो हमें क्या देती है, 1 / रेजिस्टेंस। और अगर हम स्लोप VI ग्राफ की लेंगे, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, तो वो हमें क्या देगी, रेजिस्टेंस, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली है कि जो ये ग्राफ है ये हमारे पास लीनियर आया है, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास लीनियर आया है। अगर ये IV ग्राफ लीनियर ना आके ऐसे वेरिएशन शो करता, इस वाले ग्राफ में क्या हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब 1 / रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो IV ग्राफ, यहाँ ये ऐसे वेरिएशन शो कर रहा है, तो इसमें स्लोप डिक्रीज हो रही है, स्लोप डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब 1/r डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन दोनों ग्राफ में कांस्टेंट नहीं है, जबकि यहाँ देखो V = IR, यहाँ पे देखो एक लीनियर वेरिएशन है V और I में, इसका मतलब R जो है वो कांस्टेंट है। तो यहीं से ओम्स लॉ वेरीफाई होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है और R हमारे पास कांस्टेंट है। अगर इस टाइप का कुछ ग्राफ आता, जैसा मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ बनाए हैं, तो यहाँ नॉन लीनियर वेरिएशन थी, तो इस टाइप का अगर ग्राफ आता तो उस टाइप के कंडक्टर को हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो भी टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। अब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊँ, V और I के बीच में ही हम ग्राफ बना रहे हैं, देखो ये I है, ये V है, और एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, स्लोप 0 है, स्लोप 0 है तो 1/r भी 0 होगा, यानी कि R जो होगा वो इन्फिनाइट होगा, ठीक है। अब इन्फिनाइट रेजिस्टेंस तो हो नहीं सकती, इसलिए जो IV ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल कभी भी पॉसिबल हमारे पास नहीं है। तो अगर हमें ओम्स लॉ की हम बात करें तो ओम्स लॉ के लिए हमारे पास IV ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तभी हमारे पास R जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद इससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये जो पॉइंट है या ये जो क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन है ये इरोडोव की बुक में भी आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो, चार्ज एक्यूमुलेशन
एट जंक्शन ऑफ टू कंडक्टर्स। इरोडेव की बुक में कैसे दिया हुआ है ये क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है कि आपके पास दो कंडक्टर हैं, उनको आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, आपके पास ऐसे दो कंडक्टर हैं, उनको आपने एंड टू एंड ज्वाइन किया है और इस पे आपने वोल्टेज V अप्लाई की है। तो आपको बताना है कि जो ये एरिया है, यानी कि ये सेंटर वाला, ठीक है, जहाँ दो कंडक्टर का जंक्शन है, यहाँ पे कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा ये हमें बताना है। तो वोल्टेज अप्लाई किए तो एक करंट फ्लो होगा I, करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। अब ये वाला जो फर्स्ट कंडक्टर है इसकी रेजिस्टिविटी ρ1 है, सेकंड कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ρ2 है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमने अभी पढ़ा था, E इज इक्वल टू ρj। तो देखो J क्या है, I/A। अगर कांस्टेंट I है और सपोज A भी कांस्टेंट है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट है, तो J कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी दोनों कंडक्टर की अलग अलग है, ठीक है, रेजिस्टिविटी दोनों कंडक्टर की अलग अलग है, इसकी ρ1 है, इसकी ρ2 है। तो अगर रेजिस्टिविटी अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो E1 बन रहा है और इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E2 इस डायरेक्शन में। अब ये जंक्शन पे अगर हम कोई कंडक्टर लें, देखो जंक्शन पे हम ये गॉस सरफेस ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस है, कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया जंक्शन पे। तो अब देखो गॉस लॉ अप्लाई करो तो क्या बनेगा, यहाँ पे फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। हमें पूछा यहाँ चार्ज कितना इकट्ठा होगा, तो चार्ज कितना होगा, फाई इंटू ε0, ठीक है। अब फाई क्या होगा, देखो फाई क्या होता है, यहाँ पे देखो E2 जो है वो राइट साइड पे है और एरिया वेक्टर भी इसी साइड पे है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव E2A। यहाँ पे देखो ई वेक्टर इस साइड है, लेकिन एरिया वेक्टर जो है वो इस साइड है, लेफ्ट साइड को है। तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फ्लक्स क्या बनेगा, -E1A। तो इतना फ्लक्स हमारे पास आ गया ये गॉसियन सरफेस से, और साथ में क्या है, ε0। तो हमारे पास Q क्या आ जाएगा, देखो E2A। अब E2 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, E हमारे पास क्या था, ρj, तो E2 क्या आ जाएगा, ρ2j, J की वैल्यू I/A, ठीक है, इंटू में A, माइनस E1 क्या आएगा, ρ1I/A इंटू में A, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ε0। तो यहाँ से A से A कैंसल, तो ये क्या आएगा, ρ2 माइनस ρ1 ε0I। तो इतना हमारा जो होगा वो जंक्शन पे चार्ज एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये एक, देखो चार्ज एक्यूमुलेशन एट द जंक्शन ऑफ टू कंडक्टर हमने निकाला। तो इसको क्वेश्चन लगा लो या टॉपिक लगा लो, अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखो रेजिस्टेंस पता है, हम सीरीज़ में भी ज्वाइन कर सकते हैं, पैरेलल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमने रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में ज्वाइन किया है, सपोज देयर आर 3 रेजिस्टेंस एंड आई हैव जॉइंड देम इन सीरीज़, तो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास आएगा इन तीनों का सम, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3। और सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो होता है तीनों रेजिस्टेंसेस में से, लेकिन वोल्टेज तीनों के अक्रॉस अलग अलग होती है। यहाँ पे V1 होगी, यहाँ V2 होगी, यहाँ V3 होगी। तो ये जो V वोल्टेज है वो अपने आप को 3 V1 V2 V3 में डिवाइड कर रही है। अब रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं तो उनके अक्रॉस करंट सेम है, तो लेकिन रेजिस्टेंसेस अलग अलग है तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा हर रेजिस्टर के अक्रॉस। अब अगर हम रेजिस्टेंस सेम ले लें, सपोज ये तीनों हम R ले लें, ठीक है,
आर आर आर, तीनों सेम रेजिस्टेंस ले लें और ऐसे इसको ज्वाइन कर दे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, यहाँ से 3R बनेगा। अगर n रेजिस्टेंसेस है, मैं जनरल फॉर्मूला ले रही हूँ, तो n रेजिस्टेंसेस के लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, NR। और अब देखो अगर 3 रेजिस्टेंस है, इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी इक्वल होगा, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है, करंट भी सेम है, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप हर एक के अक्रॉस कितना होगा, V/3 V/3 V/3, इतनी वोल्टेज होगी हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर मैं V इक्विवेलेंट की बात, V ईच रेजिस्टर की बात करूं, हर रेजिस्टर में वोल्टेज कितनी होगी, अगर n रेजिस्टेंस हमने ज्वाइन किए हैं तो वो क्या होगा, V/n। यहाँ 3 थे तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 4 होंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, जितने रेजिस्टर सर्किट में है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगर सीरीज़ में हमें गिवन है, सीरीज़ में अगर हमें गिवन है तो देखो क्या बनेगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये I करंट फ्लो हो रहा है, ये X पॉइंट, ये Y पॉइंट। अब देखो पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, यहाँ I1 जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, यहाँ I3 जाएगा, लेकिन वोल्टेज हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस सेम रहेगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हम बात करें तो क्या आएगा, तीनों रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। अगर n रेजिस्टेंस हमने ज्वाइन किए हैं तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R/n, और करंट थ्रो ईच क्या होगा, I/n। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। इसके बाद एक चीज़ मैं और बता दूं, सपोज जैसे ये पैरेलल में हम ऐसे रेजिस्टेंसेस लगा रहे हैं, ठीक है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है। न्यूमेरिकल्स के लिए ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है, फर्स्ट ब्रांच में करंट जा रहा है I1, सेकंड में करंट जा रहा है I2। हमने डायरेक्ट I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो 2 रेजिस्टेंसेस हैं, तो इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं दोनों का मल्टीपल R1 R2 डिवाइड बाय दोनों का सम, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब हमें निकालना है हमारे पास I1, तो I1 यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, I1 जो है वो रेसिप्रोकल में होता है, ठीक है। जैसे टोटल करंट क्या है I, उसका मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले रेजिस्टर के साथ R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गई, R1 प्लस R2। ऐसी अगर हमें I2 निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम I का मल्टीपल करेंगे R1 के साथ, I इंटू R1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अभी इसमें और भी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसके हम 2 पार्ट्स कर लेते हैं। एक पार्ट मैंने आज डिस्कस किया, एक पार्ट मैं कल डिस्कस करूँगी इसका, ठीक है। एक और वीडियो आएगी, उसमें आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस लेके चलेंगे। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जैसे कि आपको पता है काफ़ी टाइम से चैनल को मैं नहीं चला रही हूँ, तो आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट भी चाहिए, तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।